नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पावर सेंटर। पॉलिटिकल पावर सेंटर में न्यूज मेकर हैं आज के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी कि अखिलेश यादव। यूपी में होने वाले उपचुनावों को लेकर चुनाव प्रचार इस वक्त जोरों शोरों से जारी है। वार पलटवार का नया अध्याय शुरू हो चुका है। आज योगी और अखिलेश में कैसे जुबानी जंग हुई, इस पर पॉलिटिकल पावर सेंटर में आपको विस्तार से हर एक जानकारी देंगे। इस पर चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से आज एक नया बयान दिया आपको बताएंगे। देखिए, पहले बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया जिसकी देश भर में चर्चा हुई। अब योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए एक नया बयान दे दिया है जिस पर सियासत काफी गर्मा गई है और इसी को लेकर जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। पहले बटेंगे तो कटेंगे से सीएम योगी ने अपने विरोधियों की टेंशन बढ़ाई। अब ये नारा देकर सियासी गर्मी बढ़ा दी है। उधर अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें नकारात्मक बातों पर हमला बोला है। जानकार योगी अखिलेश की लड़ाई को वार पलटवार के रूप में देख रहे हैं क्योंकि उपचुनाव यूपी का है, लेकिन धड़कन पूरे देश की बढ़ी है क्योंकि ये सिर्फ 9 सीटों की लड़ाई नहीं है बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे का मूड माहौल तय करने वाली जंग है जिसके लिए सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को सीएम योगी प्रचार करने मुजफ्फरनगर के मीरापुर पहुंचे थे। कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है। आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। लेकिन योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना बताते हुए माहौल गरमा दिया। तो उपचुनाव में कैसे नारों की जंग छिड़ी हुई है आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, एक के बाद एक वार पलटवार देखने को मिल रहा है। देखिए, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 बीजेपी हार रही 9 की 9, ये अखिलेश यादव ने कहा है। योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले जो नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। तो ये किस तरीके से एक के बाद एक जो नारे हैं वो भी उसकी भी सियासी जंग दिखाई दे रही है, समझ आ रही है। ये आपके सामने हम रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हो चाहे अखिलेश यादव हो या फिर मायावती, 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन बरकरार रखने की कोशिश होगी समाजवादी पार्टी की। कोई जमीन वापस हासिल करने की तैयारी में बीजेपी भी यहां पर साफ दिखाई दे रही है। 2027 विधानसभा चुनावों की दिशा तय की जाएगी। सियासी तनाव इस पर किस तरह से दिख रहा है। देखिए, 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी, यूपी में दोनों तरफ के गठबंधन का भविष्य भी इसी के साथ तय होगा। और इस पर उत्तर प्रदेश में देखिए, 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है जिसे जीतने के लिए पोस्टर को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि हर दिन एक नया पोस्टर जारी हो रहा है। लेकिन इस शुक्रवार एक साथ 3 पोस्टर का कलेश हुआ है। यूपी में हर दिन एक नया पोस्टर जारी हो रहा है, लेकिन शुक्रवार को एक साथ 3 पोस्टर रिलीज हुए। जो पोस्टर जारी हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी में लगे इस पोस्टर की हो रही है। इसमें अखिलेश यादव को कृष्ण तो राहुल गांधी को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है। इस पोस्टर में 2024 का संकल्प और 2027 के लक्ष्य बताते हुए श्रीमद् भागवत गीता का यदा यदा हि धर्मस्य वाला श्लोक भी लिखा गया है। इस पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं जो श्री कृष्ण की भूमिका में है रथ पर सवार। इसके अलावा उनके साथी राहुल गांधी हैं अर्जुन की भूमिका में। संकल्प 2024, लक्ष्य 2027, यानी उपचुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तरफ भी इशारा किया गया है। वहीं एक पोस्टर अम्बेडकर नगर में लगाया गया जिसका कटआउट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे बीजेपी प्रत्याशी ने लगाया है। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी है। मूल्यों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मूल्यों की गिरावट की बात हम नहीं करते, लेकिन हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, साजिश और इस तरीके के हथकंडे अपनाना, ये उनकी राजनीति का तरीका है। और धर्मराज जी ने जो पोस्टर लगाया था क्योंकि जनता के बीच में फेल हैं और भाजपा वाले खुद उनका साथ नहीं दे रहे हैं। हम तो कहेंगे कि जो अच्छे काम, जो हमने विकास के काम किए उसको अपना काम बताते हैं और जो अपना फर्जी एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया उसको हमारा काम बता रहा है। ये सब सरासर गलत है। लखनऊ में पोस्टर कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगा है जिसे एनएसयूआई के नेता आर्यन मिश्रा ने लगाया।
इस पोस्टर में बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन के सिपाही, यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे का स्लोगन लिखा हुआ है। मतलब साफ है, यूपी में पोस्टर और बयान हर दिन नया तूफान ला रहे हैं, लेकिन किसका पोस्टर फटता है और किसका जनता के दिल पर चस्पा होता है, ये देखना होगा। और गाजियाबाद की रैली से योगी का समाजवादी पार्टी पर वार भी देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी विकास विरोधी और महिला विरोधी पार्टी है। योगी आदित्यनाथ का महिलाओं के सम्मान को लेकर समाजवादी पार्टी पर यह कड़ा प्रहार। गाजियाबाद में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बड़ा बयान दिया और सवाल उठाया समाजवादी पार्टी को लेकर कि बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। भारत निर्वाचन आयोग ने जन आस्था का सम्मान किया। 20 नवंबर को चुनाव की तिथि तय की। अक्सर होता है, अगर चांद नहीं दिखाई देता तो ईद की तिथि बदल दी जाती है, सरकार छुट्टी उसी प्रकार से घोषित करती है। ऐसे ही गुरु पर्व के बारे में भी होता है, तब विरोध नहीं होता है। लेकिन जब हिंदू आस्था के प्रतीक किसी पर्व की तिथि, पर्व के महत्व को देखते हुए एक संवैधानिक संस्था के द्वारा तिथि में परिवर्तन किया गया, तो बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन ने तो खुशी मनाई, लेकिन दुर्भाग्य से एक राजनीतिक दल ऐसा भी है जिसने इसका विरोध किया, और वह और कोई नहीं, वह समाजवादी पार्टी है जो इस चुनाव में आपके सामने खड़ी है। और अब बात झारखंड विधानसभा चुनावों की करते हैं, जहां पर राहुल गांधी ने आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने की बात कहकर सियासी माहौल गरमा दिया है, क्योंकि यही बात राहुल ने नागपुर में भी कही थी, जिस पर बीजेपी खूब हमलावर हुई थी। झारखंड में चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को राहुल गांधी प्रचार करने झारखंड के सिमडेगा पहुंचे थे, जहां आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने की बात कहकर राहुल ने सियासी गर्मी बढ़ा दी। ये जो उन्होंने दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं जाएगा, इस दीवार को हम तोड़ के परे कर देंगे। हम रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करके दिखाएंगे। बता दें कि राहुल के आरक्षण वाले बयान पर राजनीति गरमाई हुई है। उन्होंने इससे पहले ये बात नागपुर में कही थी, लेकिन झारखंड में राहुल एकदम आक्रामक अंदाज में थे। उनका पूरा जोर दलित और आदिवासी पर था। इस देश में तकरीबन 8% आदिवासी हैं, 15% दलित हैं और तकरीबन 50% ओबीसी, 15% माइनॉरिटी जोड़ दीजिए तो 90% ये लोग हैं। हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखो, आपको 90% में से कोई इनके अंदर नहीं दिखेगा। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने विचारधारा को लेकर भी निशाना साधा और बीजेपी के साथ साथ आरएसएस पर भी जमकर हमला बोला। देश में लड़ाई चल रही है, दो विचारधाराओं के बीच में चल रही है। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस। हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बता दें कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन झारखंड का एक रिकॉर्ड ये भी है कि यहाँ कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। और कोडरमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आरजेडी के प्रत्याशी सुभाष यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत का क्या है केजरीवाल कनेक्शन, ये रिपोर्ट देखिए। नाम सुभाष यादव, पहचान कोडरमा से आरजेडी के प्रत्याशी। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का आया नाम और बन गया लालू यादव का काम। दरअसल कोडरमा सीट से चुनाव लड़ रहे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सुभाष यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुभाष यादव अवैध रेत खनन के मामले में आरोपी हैं। सुभाष यादव पर ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। सुभाष यादव को 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सुभाष यादव ने पटना हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई और अंतरिम जमानत देने की मांग की, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने सुभाष यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद सुभाष यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने सुभाष यादव की जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए में जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन सुभाष यादव के वकील ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान अरविंद केजरीवाल को इसी तरह से अंतरिम जमानत दी गई थी
जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष यादव को भी जमानत दे दी। कोर्ट ने साफ किया कि उसके आदेश को भविष्य के सभी मामलों के लिए उदाहरण न माना जाए, लेकिन सुभाष यादव तो केजरीवाल का नाम लेकर जमानत पर बाहर आ गए। सुभाष यादव को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता है। कोडरमा में 9 नवंबर को लालू यादव और हेमंत सोरेन जनसभा भी करने वाले हैं। और हिमाचल में समोसा कांड ने तूल पकड़ लिया है। पहले इस पर सीआईडी जांच की बात और अब सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन आखिर ये समोसा कांड है क्या, क्यों मचा है इस पर सियासी संग्राम, ये रिपोर्ट देखिए। एक समोसे की कीमत तुम क्या जानो सुक्खू बाबू, लेकिन समोसा 5 स्टार होटल का हो तो समोसे पर सीआईडी जांच बैठ सकती है। 5 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी हो सकता है। सुनने में भले ही आपको ये किसी फिल्म का डायलॉग लगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में समोसा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम तक से जवाब देते नहीं बन रहा है। ये मामला सर है क्या है? मामला है क्या है? वो डीजीपी साहब ने दिया ना सर, मामला एक्चुअली है क्या सर? समोसे पर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है कि समोसे पर सीआईडी जांच बिठाने की जरूरत क्यों पड़ गई। ये सीआईडी का इंटरनल मैटर है, इसको यहीं पे समाप्त किया जाए और ये उचित नहीं है इसको माध्यम बना के किसी को टारगेट किया जाए। डीजी महोदय तक सफाई दे रहे हैं, लेकिन सीआईडी की जांच की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल है। उधर बीजेपी समोसा कांड को भ्रष्टाचार से जोड़ रही है कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं, अलग अलग महकमे में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस पर जांच नहीं हो रही, लेकिन जांच हो रही है समोसा। दरअसल ये पूरा मामला 21 अक्टूबर का है, जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे। यहाँ पर उनके लिए 3 बॉक्सेस में समोसे और केक मंगवाए गए थे, लेकिन समोसे और केक सीएम तक पहुँचने की जगह सुरक्षा कर्मियों को सर्व कर दिए थे। इस पर बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सीआईडी जांच तक पहुंच गई। उधर कहने वाले तो कह ही रहे हैं, समोसा ही तो खाया है, कोई डाका तो नहीं डाला है। और धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी जमकर इस पर बवाल हुआ, बात हाथापाई तक पहुंच गई। धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा तीसरे दिन भी अखाड़े में तब्दील नजर आई। विधायकों में जमकर हाथापाई हुई। दरअसल अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने आज फिर 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी के विधायक नाराज हो गए और उन्हें रोकने लगे। देखते ही देखते बात टोका टाकी से धक्का मुक्की में बदल गई। इसी बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गया। उधर मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए बाहर ले गए। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए। मार्शल ने कुछ बीजेपी विधायकों को भी बाहर किया, जिसके बाद सभी बीजेपी विधायकों ने सदन का वॉकआउट कर दिया और विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली का प्रस्ताव पास हुआ है, जिस पर देश की राजनीति गरमाई हुई है। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। शरद पवार की एनसीपी ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं। लेकिन जहां बीजेपी 370 को लेकर हमलावर है, वहीं कांग्रेस इस पर बोलने से बच रही है।
और घाटी में बढ़ते आतंकी हमलों के बाद सेना इस वक्त एक्शन में है। बारामूला के सोपोर इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। गोली की आवाज की गूंज बॉर्डर पार पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी ढेर, एक आतंकी ढूंढ रहे हैं भारत के शेर। यह जम्मू कश्मीर के बारामूला का सोपोर है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सगीपोरा में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसके लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के एंड पे 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, उनका आइडेंटिटी हम अब पता कर रहे हैं। बहुत सारा आर्म्स एंड एम्युनिशन रिकवरी हुआ है, अभी सर्च चल रही है। इससे पहले कल किश्तवाड़ में 2 ग्राम रक्षा गार्डों की हत्या कर दी गई थी। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले और हत्या की जिम्मेदारी ली है। किश्तवाड़ में 2 ग्राम रक्षा गार्डों के मर्डर से जम्मू कश्मीर का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर उतर आए। 2 गार्डों की हत्या के विरोध में सनातन धर्म सभा ने आज किश्तवाड़ बंद बुलाया था और लोगों ने भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्राम रक्षा गार्डों और बारामूला के सोपोर में चल रहे एनकाउंटर समेत पिछले 7 दिनों में 7 हमले हुए हैं। आइए सीधे रुख करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा का। इस वक्त सदन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लेकिन ये हुकूमत सिर्फ हमारी नहीं है, ये हुकूमत सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो इस असेंबली में मौजूद है। ये हुकूमत उन लोगों की भी है जिन्होंने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया या अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। हमने हर किसी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की नुमाइंदगी करनी है, खिदमत करनी है। हम खिदमतगार हैं, मालिक वो हैं। उन्होंने अपना फैसला सुनाया और उनका फैसला हमारे सिर आंखों पे। शायद बहुत लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन ऐलान होने से कुछ दिन पहले भी कई सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा ना कोई बहाना बना के इलेक्शन टाल देंगे, नहीं होने देंगे इलेक्शन। यहां तक कि मैं मान के चलता हूं कि कुछ लोग ऐसे थे जो यहां जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हुए देखना भी नहीं चाहते थे, जिनको शायद लग रहा था कि किसी भी हाल में यहां इलेक्शन नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई तैयारी नहीं थी कि कभी दोबारा यहां जम्मू कश्मीर में एक लोगों की चुनी हुई असेंबली होगी। मुझे आज भी याद है मुझे कितना दुख हुआ था जब टीवी पे मैं एक प्रोग्राम देख रहा था। तो 370 की बहाली प्रस्ताव पर जो हंगामा मचा है उस पर उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। बात अब महाराष्ट्र की करेंगे, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली में महाविकास अघाड़ी पर खूब निशाना साधा। पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस जितना भी जोर लगा ले, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की वापसी नामुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार की आज धुआंधार शुरुआत की। धुले और नासिक में पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कश्मीर को लेकर बांटने की साजिश की जा रही है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। पीएम मोदी ने नासिक रैली में महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ओबीसी समाज का व्यक्ति तीसरी बार पीएम बना है। कांग्रेस इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही है।
आज ओबीसी समाज का एक व्यक्ति तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना है। कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। ओबीसी, वो भी इतनी छोटी जाति का, गुस्सा ओबीसी समाज पे निकाल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र के कई शहरों में चुनावी रैलियां की। सांगली में शाह ने साफ कह दिया कि कुछ भी हो जाए, जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी कभी नहीं हो सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं। शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। एक फुल 2 हाफ। वहीं उद्धव ठाकरे ने बुल्ढाना की रैली में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। जाहिर है महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच चुनावी जंग में पीएम मोदी ने ये इशारा कर दिया कि अनुच्छेद 370 वापसी को लेकर किसी भी तरह की बहस बेमानी है। और महाराष्ट्र के शिवडी विधानसभा सीट, जहां पर मुकाबला काफी जोरों का माना जा रहा है, क्योंकि यहां सीधे सीधे जो लड़ाई है वो राज ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच में है। लेकिन ये टक्कर कांटे की क्यों है, आप ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की शिवडी विधानसभा, ये विधानसभा ऐसी है जहां पे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच मुकाबला होने वाला है। राज ठाकरे से बाला नांदगांवकर इस चुनाव में है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट से अजय चौधरी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये एक ही विधानसभा ऐसी है जहां पे ठाकरे वर्सेस ठाकरे लड़ाई होते हुए दिखाई देगी। क्या है शिवडी विधानसभा की समीकरण, जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन शिवडी विधानसभा सीट ऐसी है जहां ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई है। यहां उद्धव ठाकरे के साथ साथ राज ठाकरे की भी अच्छी पकड़ है। ऐसे में इस बार महायुति ने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला लिया है। ये हैं शिवडी से एमएनएस उम्मीदवार बाला नांदगांवकर। पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में लगे हैं। पैर में चोट है, लिहाजा व्हील चेयर पर बैठकर ही लोगों से मिल रहे हैं। नांदगांवकर का कहना है कि वो शिवडी में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाला साहब जी ने हमें लड़वैया बनाया है। हम लड़ाई में लड़ने वाले लोग हैं, तो कोई भी लड़ाई हो उसमें हम लोग कूद जाते हैं और विनर होके निकलते हैं। शिवडी विधानसभा में काफी तादाद में पुराने मजदूर रहते हैं। ये सभी यहाँ की मिल में काम करते थे, जो अब बंद हो चुकी है। मराठी मजदूरों की संख्या शिवडी में ज्यादा है, इसलिए बाला साहेब ठाकरे के जमाने से ही ये ठाकरे परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ मिलीजुली आबादी है। लालबाग परेल और काला चौकी एरिया में अब चौल की जगह टावर ने ले ली है, इसीलिए अब यहाँ के मराठी लोग मुंबई के बाहर रहने लगे हैं। इसी को चुनावी मुद्दा बनाकर पिछले कई सालों से शिवडी विधानसभा में हार जीत तय हो रही है। शिवसेना उद्धव गुट के अजय चौधरी और एमएनएस उम्मीदवार बाला नांदगांवकर के बीच सीधा मुकाबला होने की वजह से शिवडी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। बीजेपी ने एमएनएस को खुला समर्थन दे दिया है, लेकिन अजय चौधरी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विचारधारा की लड़ाई है। जो मूल हमारी शिवसेना थी, उन्होंने बाला साहब की विचारधारा ही छोड़ दी। वो हमें दुख है और मैं अजय चौधरी को विरोधक मानता ही नाही हूँ। या मतदारसंघातला प्रामुख्याने जो विषय आहे, असणाऱ्या रहिवाशांची हक्काची घरं आणि 160 फुटाची घरं आहेत. स्लम मध्ये तर 8x8च्या खोल्या आहेत. मोठी घरं यांना मिळणं आवश्यक आहे. म्हणून मी सातत्यानं फोकस केला तो गृहनिर्माणावरती केला. कारण आता माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना 2020 ते 2022 या संपूर्ण 2 वर्षाच्या कालखंडामध्ये शिवडी में 2014 और 2019 का विधानसभा चुनाव अविभाजित शिवसेना के अजय चौधरी ने जीता था। 2014 में अजय चौधरी ने एमएनएस के बाला नांदगांवकर को 41,000 वोटों से हराया था। 2019 में अजय चौधरी ने एमएनएस के संतोष नलावडे को 39,000 वोटों से शिकस्त दी। उससे पहले 2009 में शिवडी से बाला नांदगांवकर एमएनएस के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। शिवडी हुआ अभी शिवडी के हमारा जो ये मतदार संघ है, वहाँ पे पहले से ही शिवसेना का ही यहाँ पे हक है।
और शिवसेना ही आएगी। बाला साहेब ठाकरे का जो गट है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, वही आएंगे। जाहिर है अजय चौधरी जीत हासिल करके हैट्रिक मारने को तैयार हैं। वहीं बीजेपी और शिंदे का समर्थन पाकर एमएनएस के बाला नांदगांवकर भी जीत दर्ज कर नए सियासी समीकरण को जन्म दे सकते हैं। शिवड़ी विधानसभा क्षेत्र में दो भाई आपस में झगड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे की मशाल रेल इंजन को रोक पाती है या फिर राज ठाकरे का इंजन आगे चला जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ वैभव बरब, एबीपी न्यूज, मुंबई। और महाराष्ट्र चुनावों में जुबानी जंग इस कदर तेज हो गई है कि बात महाराष्ट्र के अभिमन्यु और जनरल डायर तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में जनरल डायर की एंट्री हो गई है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने सोलापुर की एक जनसभा में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नए युग का जनरल डायर बता दिया। रोहित पवार ने कहा कि फडणवीस खुद को नए युग का अभिमन्यु बताते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वो लोगों को बेरोजगार और महंगाई के चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं। तुम्ही चक्रव्यूहामध्ये आज जाऊ शकता, पण सामान्य लोकांना चक्रव्यूहातून बाहेर काढू शकता का? अजिबात नाही। महागाईचं चक्रव्यूह बाहेर काढू शकतात का देवेंद्र फडणवीस? अजिबात नाही। बेरोजगारीचे चक्रव्यूह बाहेर काढू शकतात का देवेंद्र फडणवीस? अजिबात नाही। अभिमन्यू मात्र नाही, पण तुम्ही नक्कीच या नवीन युगाचे जनरल डायर आहात। वहीं रोहित पवार के बयान पर बीजेपी ने कहा है कि शरद पवार के कार्यकाल में किसानों पर कितने जुल्म हुए ये पूरा महाराष्ट्र जानता है। शरद पवार सत्ता में होते हुए पानी मांगने वाले मावल के मेरे किसान बहनों भाइयों पर आपने गोलियां चलाई थी, किसानों की जान ली थी। आज तक उन किसानों को न्याय नहीं मिला है। जनरल डायर की असली औलाद तो आप लोग हैं। बात राज ठाकरे की करते हैं, जो महाविकास अघाड़ी पर तो हमलावर हैं, लेकिन अपने भतीजे यानी कि आदित्य पर थोड़े सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। 40 मिनट का भाषण दिया, लेकिन आदित्य को लेकर एक शब्द नहीं कहा। महाराष्ट्र की महाभारत में राज ठाकरे वो योद्धा हैं जिनका ध्यान खुद की जीत पर कम, महाविकास अघाड़ी का खेल खराब करने पर ज्यादा है। गुरुवार को राज ठाकरे प्रचार करने मुंबई की वर्ली सीट पर पहुंचे थे। यहां राज ठाकरे ने 40 मिनट का लंबा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। मस्जिदों से दिए जा रहे फरमान सबका जिक्र किया, लेकिन एक भी प्रहार अपने भतीजे आदित्य ठाकरे पर नहीं कहा। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर तो हमलावर हैं, लेकिन भतीजे पर बोलने से बच रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि इस बार भतीजे आदित्य ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे ने वर्ली में अपना प्रत्याशी भी उतारा है, जिसका प्रचार करने राज ठाकरे वर्ली पहुंचे थे। जबकि 2019 में राज ठाकरे ने खुलकर आदित्य का समर्थन किया था, तो उनके सामने प्रत्याशी नहीं दिया था। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या राज ठाकरे भतीजे पर नरमी बरत रहे हैं। बता दें कि वर्ली सीट महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीटों में से एक है। यहाँ आदित्य ठाकरे की टक्कर शिवसेना के मिलिंद देवड़ा से है। बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर पोस्टर वॉर थम नहीं रहा है। अब गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगा दिए हैं। एसपी के पोस्टर पर लिखा है जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। बीजेपी के पोस्टर के बगल में ही समाजवादी पार्टी का ये बड़ा पोस्टर लगाया गया। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा है जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी का ये नया पोस्टर गोरखपुर में। तो चुनावों से पहले ये पोस्टर वॉर लगातार दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, दोनों पोस्टर्स आसपास में हैं। सबसे दिलचस्प यही, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे समाजवादी पार्टी का पोस्टर, तो उधर बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का पोस्टर, और उसके ठीक बगल में समाजवादी पार्टी का ये पोस्टर कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी राज्य महिला आयोग ने कहा है कि अब जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर का होना बेहद जरूरी है। बुटीक में नाप लेने के दौरान भी महिला टेलर और सीसीटीवी भी होना चाहिए। क्या यूपी में अब पुरुष टेलर नहीं होंगे? क्या अब जिम में महिलाओं को फीमेल ट्रेनर ही ट्रेनिंग देंगी? ये वो सवाल है जो इस वक्त यूपी में चर्चा का हॉट टॉपिक बने हैं।
दरअसल यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य महिला आयोग ने कई अहम फैसले लिए हैं। इस फैसले में क्या क्या है वो आपको बताते हैं। जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर हो, सत्यापन जरूरी है। जिम में एंट्री लेने वाले से पहचान पत्र की कॉपी ली जाए। जिम का सीसीटीवी एक्टिव स्थिति में हो। स्कूल की बस में महिला गार्ड या महिला टीचर हो। बुटीक में नाप लेने के दौरान महिला टेलर और सीसीटीवी हो। डांस ट्रेनिंग के दौरान महिला ट्रेनर और सीसीटीवी हो। और महिलाओं से संबंधित दुकानों में महिला कर्मचारी का होना जरूरी है। यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने इन फैसलों पर एबीपी न्यूज से बात की। तो निश्चित रूप से कि महिलाओं के लिए जो भी मुझे कहीं कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल चीजें नजर आएंगी तो मैं उस पर बात करूंगी। बिल्कुल शिकायतें भी हैं और मैं देखती भी हूँ। इस मुद्दे पर एबीपी न्यूज उन पुरुष टेलर्स के पास पहुंचा जो महिलाओं के कपड़े सिलते हैं। जितने बड़े बड़े डिजाइनर हैं उनके यहाँ भी तो जेंट्स पुरुष ही नाप लेते हैं, लेडीज नाप नहीं लेती। अगर हम लोग लेडीज को तनख्वाह पे रखेंगे उसकी तनख्वाह निकालेंगे कहाँ से नाप लेने की नहीं है। यहाँ तो रोज का कमाना रोज का खाना है। पुरुष टेलर इस फैसले को रोजी रोटी का संकट बता रहे हैं तो महिलाएं महिला आयोग के फैसले का स्वागत करती दिखी। तो इसलिए ये कदम ठीक है, सबको केयरफुल होना चाहिए लाइफ। राज्य महिला आयोग ने अपना आदेश सुना दिया है। अब देखना है इसका जमीन पर क्या असर होता है। और बॉलीवुड में धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल शाहरुख खान को धमकी मिलने की बात सामने आई थी और अब सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली। बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान को मिलने वाली धमकी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि फिर एक बार सलमान को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल गुरुवार को मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के पास एक मैसेज आया जिसमें सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई पर एक गाना लिखा गया है और सलमान को जान से मारने की धमकी के साथ साथ 5 करोड़ की रंगदारी भी मांगी। हालांकि मुंबई पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम भीकाराम जलाराम बिश्नोई है, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने का दावा करता है और मूल रूप से राजस्थान के जालौर जिले का रहने वाला है। पुलिस भीकाराम से पूछताछ में जुटी है, लेकिन सवाल बड़ा है कि भाईजान के आखिर कितने दुश्मन हैं, क्योंकि बीते 22 दिनों में ये 5वीं धमकी है जो सलमान खान को मिली है और उधर लगातार मिल रही धमकियों से सलमान खान के फैंस भी टेंशन में हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।